हेलो गाइस, वेलकम टू दी वीबी टीच। मैं हूं विवेक बैरागी और आज से हमने अपना हिस्ट्री चालू कर दिया है हिस्ट्री का। तो हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, है ना। एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, पहले अपन ये देख लेते भाई यूरोप भाई इंडिया में आना क्यों चाहता था। पुल फैक्टर रीजंस देख लेते भाई क्यों आना चाहता था, है ना। आप सभी तो जानते हो भारत को गोल्डन स्पैरो मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था। गोल्डन स्पैरो भारत को किसने कहा था? उत्बी नामक मुस्लिम राइटर ने कहा था। उत्बी एक मुस्लिम राइटर था जिसने भारत को गोल्डन स्पैरो मतलब सोने की चिड़िया कहा था। सोने की चिड़िया कहने के पीछे भी 3 रीजन है, आइए हम उनको जानते हैं। पहला रीजन था नेचुरल रिसोर्सेज। भारत का जो नेचुरल रिसोर्सेज था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि यहाँ का मानसून बहुत अच्छा था। यहाँ पे बारिश टाइम टू टाइम होती थी, एक लिमिटेड रहता है 3-3 4-4 महीने का जो मानसून रहता है। वहाँ पे भारत में बहुत अच्छी तरीके से मानसून आता था और ये मानसून के चलते यहाँ की इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी थी। यहाँ पे भाई उत्पाद बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था, अनाज वगैरह या स्पाइसेस वगैरह का, है ना। क्योंकि यहाँ का भाई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था और खपत बहुत कम थी, कंजप्शन ज़्यादा नहीं था। तो भाई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता था, लेकिन कंजप्शन भाई यहाँ पे थी नहीं। तो इसलिए जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था, जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता था, उसको भारत क्या करता था? एक्सपोर्ट कर दिया करता था, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता था, है ना। ये भाई नेचुरल रिसोर्सेज, मानसून और सरप्लस इकोनॉमी के वजह से इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गई थी। क्योंकि इंडिया को भाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ होता था, है ना। सेल्फ सफिशिएंट बन गई थी। तो भैया जो भारत के पास जो भी भाई बाहर से आते थे, भारत से सामान लेते थे, तो वो उसके बदले इंडिया को क्या दे के जाते थे? गोल्ड या सिल्वर दे के जाया करते थे। पिलनी जैसे राइटर भारत को सिंक ऑफ गोल्ड मतलब सोने का अंधा कुआं कहा था। पिलनी जैसे राइटर ने भारत को सोने का कुआं भी कहा था। क्योंकि भाई यहाँ पे अपने भारत में इतना सोना था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था उसको भाई सोना चढ़ाया जाता था। किसी की अगर डेथ भी हो जाती थी तो उसे भी सोना चढ़ाया जाता था। कोई भैया अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देगा तो भी सोने का ही देगा। तो भैया कोई अपने घर बनवा रहा है तो उसमें सोना लगा रहा है, महल बनवा रहा है तो उसमें सोना लगवा रहा है। तो भैया इतना सारा सोना, जिन कंट्री में भैया जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, उनका ध्यान किधर साइड आने लगा? अपने इंडिया की तरफ। क्योंकि भाई यहाँ हर चीज में सोना, यहाँ एक मंदिर तक में इतना सोना चढ़ाया जाता था, हजारों टन मंदिरों में भी सोना चढ़ाया जाता था। तो इसलिए भाई भारत को गोल्डन स्पैरो कहा जाने लगा। तो इसलिए भैया ये पुल फैक्टर था यूरोप का कि भैया इंडिया में आना है, हमको इंडिया में अपना कब्जा जमाना है। उस वक्त यार वहाँ यूरोप मतलब पुर्तगाल का राजा हुआ करता था हेनरी, है ना। चलिए हम अब आगे देखते हैं। भाई पुर्तगाल के आने से पहले डेनिश और अरब के व्यापारी पूरे हिंद महासागर में फैले हुए थे। डेनिश और अरब का अच्छा दबदबा था, पूरे हिंद महासागर में वही छाए हुए थे। मई 1498 ईस्वी एक तूफान की तरह आया भारत में। भैया मई 1498 ईस्वी में भाई इंडिया में एक तूफान जिसका नाम था वास्को डिगामा, उसका भैया भारत में आगमन होता है। अब वास्को डिगामा को कौन भेजता है? क्योंकि भैया पुर्तगाल का जो उस समय राजा था, मैंने बताया जैसे कि हेनरी था। अब हेनरी भैया क्योंकि इस्लाम वहाँ बढ़ता जा रहा था, तो जो भारत से एक्सपोर्ट हो रही थी चीज़ें वो काफ़ी महंगे दाम तक पहुँच रही थी पुर्तगाल में। वहाँ के भाई लोकल लोग नहीं ले पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे। तो भैया इस समय क्या हुआ था कि वहाँ पुर्तगाल में वही यूरोप में खोज हो चुकी थी कि ये जो पृथ्वी है वो गोल है, तो हम पीछू से भी जा सकते हैं, है ना। तो फिर उनने 2 अपनी टुकड़ियां भेजी जहाज। तो एक जहाज की
टुकड़ी में भेजा गया था वास्को डी गामा। भाई वास्को डी गामा को ये तो पता नहीं था कि भारत जाएंगे कैसे, भारत का रास्ता क्या है जाने का, तो वास्को डी गामा की मदद करी थी अब्दुल मजीद ने। अब्दुल मजीद गुजरात का एक बिजनेसमैन था भाई, जैसे हम जानते हैं आज भी गुजरात को अपन बिजनेस का अड्डा ही कहते हैं। तो अब्दुल मजीद ने सोचा भैया मैं वास्को डी गामा को यहाँ पे ले आके कुछ कमीशन अच्छा खासा कमा लूंगा। लेकिन अब्दुल मजीद को भाई यह नहीं पता था कि वास्को डी गामा भारत में पुर्तगाल का व्यापार स्थापित करने आ रहा है ना। अब्दुल मजीद ने सोचा भाई ऐसे ही आ रहा होगा, चलो भाई ले जाते हैं, अपना भी अच्छा खासा कमीशन वहां से बन जाएगा। तो भैया वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के मदद से भारत में भाई कदम रखता है पहले कालीकट में। कालीकट के तट पे, कालीकट भाई आजकल जो अपन केरल के नाम से जानते हैं, कालीकट में वो अपना कदम रखता है। कालीकट में उस समय राजा होता है जमोरियल, वहां पे शासन करता है। भाई जमोरियल नाम से ये मत सोचना कि ये क्रिश्चियन है, ये भैया उस समय केरल में शासन कर रहा था, है ना। भैया वास्को डी गामा का जमोरियल बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करता है, जैसे इंडिया में करते ना फूल माला वगैरह पहना के स्वागत किया जाता है, वैसे ही वास्को डी गामा का भैया स्वागत किया गया। डिनर शिनर पे बुलाया गया और वास्को डी गामा को जमोरियल ने इनवाइट किया, भैया तू आ यहाँ से, भैया हमारा सामान लेके तू पुर्तगाल जा, एक्सपोर्ट कर। तो यहाँ से वास्को डी गामा भैया सामान लोड करके अपनी टुकड़ी में वापस कालीघाट से कहाँ पहुँच गया, पुर्तगाल। और पुर्तगाल में जाके भैया उसने स्पाइसेस, अफीम, राइस का बिजनेस किया। उसको भैया 60 गुना का मुनाफा हुआ। याद रखना वास्को डी गामा जब भारत से कुछ स्पाइसेस, अफीम, राइस वगैरह ले गया था तो उसको 60 गुना का मुनाफा हुआ। तो भैया वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के जो वहाँ पे जो राजा था उसको कन्वेंस किया कि चलो यार अपन स्टेबलाइज करते हैं अपना एक बिजनेस भारत में भी, ताकि हम अच्छा खासा मुनाफा कमा पाए। याद रखना दोस्तों, भारत में दूसरा पुर्तगाली व्यापारी कौन आया था, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत में दूसरा पुर्तगाली व्यापारी कौन आया, अल्वारेज कैब्रल आया, जो 1500 ईस्वी में आया था। जो भैया अल्वारेज कैब्रल था वो वास्को डी गामा की मदद से ही भारत में आया, है ना। प्रथम पुर्तगाली वॉयसरॉय कौन था भाई, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम पुर्तगाली वॉयसरॉय बना भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो भैया 1505 ईस्वी से लेके 9 तक टिका था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का आगमन होता है भारत में 505 ईस्वी में। ये भैया लाता है ब्लू वाटर की पॉलिसी, है ना। ब्लू वाटर की पॉलिसी से अपना वर्चस्व खड़ा कर लेता है। तो भैया ब्लू वाटर की पॉलिसी के चलते ये हिंद महासागर से डेनिश और अरब के व्यापारियों को हमेशा के लिए खदेड़ देता है। जो भैया ब्लू वाटर की पॉलिसी लाता है उससे भैया जो हिंद महासागर में पूरा डेनिश और अरब का व्यापार फैला होता है उसको ये पूरी तरीके से खदेड़ देता है। अब भाई दूसरा क्वेश्चन बनता है, भारत में दूसरा पुर्तगाली व्यापारी कौन था। भारत में दूसरा पुर्तगाली व्यापारी आया था अल्फांसो दी एल्बुकर्क, है ना। इसने भैया क्या किया था, 1505 ईस्वी में आया, 1515 तक टिका था। लेकिन अल्फांसो दी एल्बुकर्क ये भैया अपना पुर्तगाल का साम्राज्य भारत में स्थापित करने की कोशिश की थी इसने, और भैया इसने गोवा में अपनी कॉलोनीज बनाना चालू करी। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार जमा लिया इसने, और पुर्तगाल एम्पायर का हेडक्वार्टर भी इसने 1510 ईस्वी में गोवा पे बनाया था। इसने भैया रिलीजियस उसमें भी बहुत हस्तक्षेप किया भारत के। इसने बहुत सारे गोवा के जो हिंदू के टेम्पल थे उनको तोड़वा दिया था, और भैया इसने फोर्स किया भारतीय स्त्रियों को कि आपको विवाह करना पड़ेगा हमारे सैनिकों से, और सैनिकों को भी इनने प्रोत्साहन दिया कि आप भैया जाओ, ये इंडिया की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, इन लोगों से शादी करो ताकि हम अपना भारत में पुर्तगाल साम्राज्य स्थापित कर पाए, है ना। तो लेकिन भाई 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको गोवा में ही दफना दिया जाता है।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कोजेज ऑफ फेल्योर ऑफ पुर्तगाल एम्पायर इन इंडिया। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है 5 नंबर 4 नंबर में, या आपके यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि भैया उनके फेल्योर की वजह क्या थी। तो अपन कोज ऑफ फेल्योर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इंडिया देख लेते भैया वो फेल्योर क्यों हुए थे। तो आप ये कंटेस्ट कर लीजिए, मेरे कुछ 5 6 7 पॉइंट है, ये आप डिट्टो लिख के आइए, भर के नंबर मिलेंगे आपको। एल्बुकर्क जो था भैया एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था जिसने भैया पुर्तगाल का वर्चस्व अपने भारत में स्थापित करने की कोशिश की और कई ढंग तक कर भी लिया था, उसने कॉलोनीज अच्छी खासी बना ली थी। लेकिन भैया एल्बुकर्क के मृत्यु के बाद कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन नहीं भेजा गया पुर्तगाल की गवर्नमेंट से। यह एक कॉज था भाई जिसके वजह से पुर्तगीज का एम्पायर इंडिया में स्टेबलाइज नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट यह है पुर्तगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा करप्ट था भाई, मतलब करप्शन से भरा हुआ था। आप जैसे देख रहे हैं तो पूरे वो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हुआ पड़ा था। अब तीसरा पॉइंट क्या है अपना, पुर्तगाल की रिलीजियस पॉलिसी ने उसको बर्बाद किया, क्योंकि यार ये रिलीजियस पॉलिसी ने इसलिए बर्बाद किया क्योंकि इसने भाई गोवा में हिंदुओं के मंदिर वगैरह तोड़वाने लगा था, है ना। तो ये भी एक कारण बना पुर्तगाल का डिस्ट्रॉय होने का भी, है ना। और हम चौथे पॉइंट की तरफ जाते हैं भाई, इस टाइम मुगल भाई एम्पायर बढ़ चढ़ के ग्रो होने लगा था। मुगलों का अच्छा खासा पकड़ जो थी भारत में आने लगी थी, वो एक और वजह थी कि पुर्तगाल को फेल्योर होना पड़ा, एम्पायर खड़ा नहीं कर पाया, है ना। पांचवा पॉइंट क्या है, पुर्तगाल एक स्मॉल कंट्री थी भाई, बहुत छोटी सी कंट्री थी, और वो भारत में किस मकसद से आई थी, वो भारत में व्यापार करने के मकसद से आई थी कि मैं भैया भारत में जाऊंगा, मैं अपना वहाँ से कुछ सस्ते दामों में सामान खरीदूंगा और सी के थ्रू ही मैं अपने यहाँ पे लिस्बन वगैरह और पुर्तगीज में ये सामान बेच दिया करूँगा, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा लूँगा, है ना। लेकिन भैया जो अपना एल्बुकर्क आया उसने भाई क्या किया, अपना शासन मतलब अपना एम्पायर खड़ा करने की कोशिश की भारत में, क्योंकि यार पुर्तगाल एक छोटी कंट्री थी, वो सफिशिएंट नहीं था कि वो भारत जैसी बड़ी कंट्री से लड़ पाए, है ना। तो ये कॉज था। 1580 में भाई क्या हुआ, पुर्तगाल पे स्पेन ने क्या किया था, पूरा कंट्रोल आ गया था स्पेन का पुर्तगाल पे 1580 ईस्वी में। तो भाई पुर्तगाल के पास वैसे ही कुछ नहीं बचा था, स्पेन ने क्योंकि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। और सातवा भाई क्योंकि डच भी एक व्यापार करने के उससे ही आया था, डच भी कहीं कारण था, डच के वजह से पुर्तगाल भाई अपना वो नहीं कर पाया इंग्लिश पावर, क्योंकि ब्रिटिश भारत में बढ़ चढ़ के भैया आगे रह रहा था। डच और भाई इंग्लिश पावर मतलब ब्रिटिश के वजह से भी पुर्तगाल भैया फेल्योर रहा। तो ये भाई कुछ पुर्तगाल की फेल्योर कॉजेस थे जो भाई एम्पायर खड़ा नहीं कर पाया अपना इंडिया में पुर्तगाल। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का चैप्टर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी क्यूरीज हुई तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, और मैं हमेशा वहाँ पे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता रहता हूँ। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, क्योंकि आप दूसरे वीडियोस देखेंगे वो आपको भाई 25-30 मिनट के मिलेंगे, मैंने उसको भाई शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो आप भाई सीधा सा ये जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने सामने रखा है इस कुछ पेपर्स में। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए वीवी टीच को, और मैं मतलब इसके आगे का चैप्टर फिर लाता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए वीवी टीच। बाय बाय, गुड बाय, जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में।